हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 14 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चन को लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 1 के भारतीय समाज खंड से। एक क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। 2 क्वेश्चन हम जीएस पेपर 3 के डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से और एक क्वेश्चन हम देखेंगे आपदा प्रबंधन खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 53 है। प्रीवियस 52 क्वेश्चन हम प्रीवियस 13 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के भारतीय समाज खंड से है, जिसमें आपसे यह पूछा गया है कि जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसको हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, के बारे में मिथकों और रूढ़ियों को तोड़ना संयुक्त राष्ट्र के जो गोल है एसडीजी 5, जिसके अंतर्गत लैंगिक समानता की बात की गई है, को प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास और विकास में तेजी लाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण है। इस पे आपको डिस्कस करना है, विचार विमर्श करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर संरचना उसकी बॉडी की बात करेंगे, फिर इसको निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है, उसमें भारत में महिलाओं की कमी से वह काफ़ी ग्रस्त है। अगर हम बात कर लें स्कूलों के जो परीक्षा के परिणाम आते हैं, उसमें हमें सुनने को मिलता है कि लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर हम देखें तो शोधार्थी के रूप में महिलाओं की संख्या भारत में कम दिखाई पड़ती है, जिससे यह साबित होता है कि महिलाओं के रूप में जो हमारे बेहतरीन दिमाग हैं, वे शोध को कैरियर के रूप में नहीं चुनते। इसके अलावा आज़ादी के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के प्रयास सरकारों के द्वारा काफ़ी किए गए, लेकिन फिर भी अभी कई तरीके के सुधार बाकी हैं, जिसमें से एक सुधार साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने संबंधी है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की संरचना की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में अगर जानें तो भारत में स्टेम क्षेत्र में लगभग 43% महिला स्नातक होती हैं पर ईयर। लेकिन जो विश्व रैंकिंग में जो कि सबसे ज़्यादा शीर्ष स्तर पर है, लेकिन अगर हम कार्यरत क्षेत्रों में बात करें तो केवल 14% ही वर्किंग प्रोफेशनल्स के रूप में अपने कैरियर को स्टेम के अंतर्गत चुनती हैं। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन करें स्वीडन से, तो वहाँ पे 35% स्नातक होती हैं, जो कि 34% महिलाएं वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के रूप में काम करती हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व के अंतर्गत महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग 47% हैं, जो कि अगर स्टेम क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो ये काफ़ी कम है, जो कि 30% के आसपास है। इसके अलावा एसेंचर के द्वारा भी एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें भारत में जेंडर गैप को लगभग 67% के आसपास बताया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि इस जेंडर गैप के कारण क्या है स्टेम क्षेत्र में, अगर हम बात करें भारत में जो ज़्यादातर स्टेम जो स्नातक महिलाएं हैं, या तो वह दूसरे कैरियर को चुन लेती हैं स्टेम के अलावा, या वह बिल्कुल भी काम किसी भी क्षेत्र में नहीं जाती। इसके अलावा जो उनके जो प्रेगनेंसी के दौरान, उनकी गर्भावस्था के दौरान जो सहायक संस्थागत ढांचे के अभाव के कारण, जो फील्ड वर्क, कार्यस्थल में सुरक्षा की बात हो, तो इन मुद्दों के कारण महिलाएं कार्यबल को छोड़ देती हैं। साथ ही साथ जो स्टेम जो क्षेत्र है एक तरीके से लैंगिक रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह माना जाता है कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का क्षेत्र है वह पुरुष प्रधान क्षेत्र है, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में जो महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, उनकी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो न केवल सामाजिक मानदंडों की बात करें, बल्कि जो खराब जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जो उनके मुद्दे हैं वह भी काफ़ी कम है। उनको शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही साथ जब उच्च योग की जो महिला कार्यबल से बाहर हो जाती हैं, तो उसका परिणाम विज्ञान व प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संसाधनों की कमी के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो परिवार की देखभाल संबंधी जो जिम्मेदारियां हैं वो लड़कियों को निभानी पड़ती है, जिसके कारण से वे प्रोफेशनल्स के रूप में काम नहीं कर पाती।
इसके अलावा जो पितृसत्तात्मक समाज की जो मानसिकता है हमारे समाज के अंतर्गत, वह भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है महिलाओं के साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काम करने से संबंधित। अगर हम बात करें करियर चुनते समय, उनको कई तरीके के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें OECD और जो पीसा स्कोर जो एजुकेशनल जो रिपोर्ट निकालता है, उसके विश्लेषण में यह पाया गया कि जो लड़कों व लड़कियों के बीच गणित के जो अंकों का जो अंतर था, वह स्कूलों में लगभग आधा देखने को मिला। इससे ये पता चलता है कि अगर महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अगर सुविधाएं प्रोवाइड कराएं तो वह इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को योगदान को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है विज्ञान ज्योति योजना, जो कि 2017 के बजट में इसको पेश किया था, जिसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है कक्षा 9, 10 और 11 की जो छात्राएं हैं, जो IIT और IISc के अंतर्गत जो महिला वैज्ञानिक हैं, उनसे उनको मिलने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो छात्राएं हैं, उनको विज्ञान के क्षेत्र में स्कूल से उनकी पसंद की नौकरी तक की यात्रा बनाने के लिए उनके लिए एक एक्सपोजर तैयार इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ एक योजना और है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि गति, जिसके अंतर्गत स्टेम में लैंगिक समानता के आकलन के लिए एक व्यापक चार्टर और ढांचा विकसित इसके अंतर्गत किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस इंस्पायर मानक की, मानक का अर्थ है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटेड नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज, यानी कि विज्ञान का जो अध्ययन करने और कैरियर के रूप में अनुसंधान के बढ़ाने के लिए जो प्रतिभावान युवा लड़कों एवं लड़कियों के लिए उनको इसके अंतर्गत आकर्षित करना है। साथ ही एक मिशन चल रहा है उन्नत भारत अभियान, जिसके अंतर्गत 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत के जो विशिष्ट संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना और उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप के साथ उनकी विकासात्मक जो चुनौतियां हैं उनको समाधान इसके अंतर्गत प्रस्तुत करना। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका में जो प्रमुख संस्थान हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्थानों में भाग लेने के लिए स्टेम के लिए जो भारत अमेरिका फेलोशिप दी जाती है महिलाओं को। साथ ही साथ एक कार्यक्रम चल रहा है किरण, जो कि एक महिला केंद्रित कार्यक्रम है। किरण का अर्थ है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। इसके अलावा जो जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुनर्व्यास, यानी कि बायो केयर का भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमने बात की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। उनको स्पष्ट अधिकारों के रूप में लैंगिक समानता को समाज के अंतर्गत बढ़ाया जाए। साथ ही साथ विज्ञान में महिलाओं की उन्नति के लिए प्रणालीगत और संरचनात्मक बाधाएं हैं जो हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विज्ञान की खोज में महिलाओं के लिए जो संभावित जोखिम है, उनकी बाधाओं को पहचान कर उन्हें समाप्त करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसरो के मॉडल को हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो उस मिशन में महिला वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही थी। तो इस मॉडल को अन्य संस्थान भी अपने यहाँ पर अपना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें समाज के अंतर्गत व्यवहारिक परिवर्तन लाना भी एक महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जो कम महिला भागीदारी है वह सामाजिक आर्थिक मुद्दों से उत्पन्न होती है, जिसका उपचार व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से ही किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत जो स्टेम क्षेत्र में महिलाओं के जो योगदान है उसको हम संदर्भित कर सकते हैं, उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो लड़कियों की अगली पीढ़ी है उनको जो महिला वैज्ञानिकों से मिलाकर उनको उनका रोल मॉडल बनाकर उन क्षेत्रों में उनको आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को उच्च अध्ययन की बजाय जो प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही हमें इसके अंतर्गत इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। निजी कंपनियां भी इसके अंतर्गत प्रयास कर सकती हैं, वे महिलाओं के लिए अधिक इंटर्नशिप अवसर प्रदान कर सकती हैं। साथ ही साथ भारत की जो आगामी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है, जो बनने वाली है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, को लैंगिक समानता और समावेश पर जोर देना चाहिए। तो ये हमने बात किया इसके वे फॉरवर्ड के लिए। इसके अलावा हम इसके निष्कर्ष के रूप में बात करें तो मैकेंसी की एक रिपोर्ट थी, एक शोध रिपोर्ट के अनुसार जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में लैंगिक अंतर को कम करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में, भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 12 से 28 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। अतः यह एक अनिवार्य पहलू है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी, तो इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के भारतीय समाज खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि कई प्रतिकूल कार्यों के परिणाम स्वरूप राज्य के राज्यपालों की मुख्य रूप से केंद्र का एजेंट होने की प्रतिष्ठा को संघीय लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से दूर करना मुश्किल हो गया है। इसकी आपको जांच करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम इसके इंट्रोडक्शन से करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संविधान के अनुच्छेद 154 का जिक्र कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख कार्यकारी के रूप में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। जो राज्य सरकार के जो भी कार्यकारी कार्य होते हैं वह राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि राज्यपाल के कार्यालय को एक गरिमा का कार्यालय उन्होंने कहा था। साथ ही साथ वह केंद्र का एजेंट नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय के रूप में राज्यपाल का पद है, जो कि सहकारी संघवाद की एक धुरी है। साथ ही साथ 156 के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। तो इस संविधान के अनुच्छेद से हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं राज्यपाल की भूमिका की। भारत ने देश के विविध और जो दूर दराज के जो राज्य हैं, जो राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होता है, और प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए राज्यपाल के पद की भूमिका को निर्धारित किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनका कर्तव्य, विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित संघीय सरकार व राज्य सरकारों के बीच जो जटिल संबंध हैं उसके संरक्षक के रूप में स्थापित संविधान के अंतर्गत किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के दौरान कहा था कि वह एक केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो राज्यपाल है उसके पद की कई बार आलोचना होती है, उसको केंद्र के एजेंट के रूप में कहा जाता है, क्योंकि जो राज्यपाल का जो चयन है कभी कभी राजनीतिक पक्षपात, संरक्षण और मित्रता के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण से इसकी आलोचना होती है। राज्यपाल केंद्र सरकार के आंख व कान के रूप में कार्य करने लगता है, तो इसके कारण से साथ ही साथ जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया जाता है। संदिग्ध आधारों पर जो आर्टिकल 356 है जो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, उसको किसी भी आर्बिट्री आधार पर इसमें घोषित किया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। कोई भी जो न्यायाधीश है वह रिटायर होने के बाद उसकी तुरंत ही उसकी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो ये एक विवादास्पद विषय बन जाता है। साथ ही साथ जो राज्य की जो सक्रिय राजनीति में शामिल लोगों की भी नियुक्ति केंद्र सरकारों के द्वारा इसके अंतर्गत उसी राज्य में कर दी जाती है। तो ये राज्यपाल के पद की कई बार इस तरीके की आलोचनाएं होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यपाल को केवल इसलिए हटाना क्योंकि वे सरकार के और जो समान जो राजनीतिक केंद्र सरकार है उसकी समान राजनीतिक वैचारिक पृष्ठभूमि से नहीं आता। इसके अलावा कभी कभी संवैधानिक पीठ के द्वारा राज्यपाल के लिए ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है उसे इस आधार पर नहीं हटाया जाएगा कि जो केंद्र सरकार की जो पार्टी है उसकी विचारधारा से उसका मेल नहीं खाता, या केंद्र सरकार ने विश्वास खो दिया है और दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसने जो पहले के जो राज्यपाल थे उनको उनके पद से हटा दिया। तो इस आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, सरकारिया आयोग ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी है राज्यपाल के पद से संबंधित, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के जो कार्यालय है उसको कार्यकाल की सुरक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि उसमें 5 ईयर का टेन्योर की बात की गई है, लेकिन वह फिर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। साथ ही साथ राज्यपाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो उस राज्य से की जो सक्रिय राजनीति है उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके उस राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्यपाल हाल ही की जो सक्रिय राजनीति है उसमें संलग्न नहीं होना चाहिए उस राज्य से संबंधित। साथ ही साथ जो कार्यकाल से पूर्व केवल नैतिकता, गरिमा या संवैधानिक औचित्य के आक्षेप के आधार पर ही राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए और किसी भी आर्बिट्री या किसी भी मनमाने तरीके से उसको नहीं हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संविधान की सिफारिशों के कामकाज संबंधित के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था जिसने कुछ सिफारिश की हैं राज्यपाल से संबंधित, जिसके अंतर्गत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की एक समिति तैयार की जाए और ये समिति निर्धारण करे राज्यपाल के पद का।
इसके अलावा अगर उन्हें कार्यकाल से अगर पूर्व हटाना है तो केंद्र सरकार को सीएम से सलाह मशवरा करके ही ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये सिफारिश की जो संविधान की जो रिव्यू कमेटी थी, राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया था, उसके द्वारा ये सिफारिश की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, पुंछी आयोग ने भी कुछ सिफारिश की है, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित पुंछी आयोग का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत ये उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनना तय है उसे अपनी नियुक्ति से पहले स्थानीय स्तर पर सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। सेकंड में उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद के लिए प्रसाद पर्यंत का जो लिखा हुआ है प्लेजर कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का पद को धारण करेगा, तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत इसे हटाने के लिए राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे, यानी कि जो महाभियोग संबंधित जो राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है उस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाए राज्य विधानमंडल के द्वारा। इसके अलावा जो राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति बनाने की जो परंपरा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 355 और 356 के तहत जो आपातकालीन प्रावधान है उसका स्थानीयकरण किया जाना चाहिए। स्थानीयकरण का मतलब यह है कि एक साथ पूरे राज्य में आपातकाल घोषित न करते हुए उसको किसी एक जिले या कई जिलों तक उसको सीमित किया जा सकता है, उस जिले में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ व्याख्या की गई है राज्यपाल के पद से संबंधित। एक महत्वपूर्ण मामला है बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2010 का मामला है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास बिना कोई कारण बताए या बिना अवसर दिए राज्यपाल को हटाने का अधिकार उसको प्राप्त है राष्ट्रपति को। लेकिन उसने ये भी कहा कि हालांकि इस शक्ति का उपयोग मनमाने तरीके या आर्बिट्री आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, केवल दुर्लभ एवं असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ही इस तरीके के निर्णय लिए जाने चाहिए। इसके अलावा अगर इस तरीके का आर्बिट्री आधार पर इस तरीके का निर्णय लिया जाता है कि वह जो केंद्र सरकार है उसकी विचारधारा से वह राज्यपाल मेल जोल नहीं खाता, या आपका जो केंद्र सरकार ने केंद्र में अपना विश्वास मत खो दिया है तो राज्यपाल को हटा दिया गया, तो इस आधार पर अगर उसको हटाया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपको ये इंपॉर्टेंट है, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जो कि 2010 में आया था। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो कई दिशा निर्देश देने के बावजूद भी राज्यपाल के पद का लगातार दुरुपयोग होता आ रहा है, तो इसकी अब गहन समीक्षा का समय आ गया है। साथ ही साथ राज्यपाल को संवैधानिक जनादेश को मजबूत करने के लिए नए नियम एवं परंपराओं को लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्यपाल के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें केवल राजनीतिक कारणों से उसकी बर्खास्तगी नहीं की जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीएस पेपर 3 के आपके भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से है, जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र से ये क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि जो संचयन तंत्र है, जो क्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें धान एवं गेहूं की गिरती हुई जो उपज के लिए क्या क्या मुख्य कारण है, और तंत्र में फसलों की उपज के स्थिरीकरण में शस्य विविधीकरण यानी कि क्रॉपिंग जो डाइवर्सिटी है किस प्रकार मददगार हो सकती है, इसको बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। भारत में धान एवं गेहूं की जो खेती है मुख्यतः सिंधु एवं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। 1960 के दशक की बात करें, जब से हरित क्रांति स्टार्ट हुई, तो उसमें कृषि में आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का, वह धान एवं गेहूं के उत्पादन पर रहा, जिसके कारण से कृषि उत्पादन बढ़ा, उसकी उत्पादकता बढ़ी, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली और देश खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि वह निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया। इसके अलावा अगर आप बात करें अभी के कुछ वर्षों की, तो चावल एवं गेहूं के उत्पादन में कुछ वर्षों में इसका उत्पादन गिरा है। अगर 2021-22 की अगर बात करें तो गेहूं के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 3% की कमी देखने को मिली थी। तो अब हम जान लेते हैं कि इस तरीके की कमी के कारण क्या हैं कि सस्यन तंत्र में गेहूं एवं चावल की उपज की कमी देखने को मिल रही है। बात करें तो उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड्स आदि के रूप में रसायनों के अत्यधिक उपयोग से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति गिर गई है, जिसके कारण से प्रोडक्शन कम हुआ है। साथ ही साथ अनियंत्रित सिंचाई, इसकी वजह से भूजल स्तर काफ़ी कम हो गया है। साथ ही साथ वह भूजल स्तर प्रदूषित भी हुआ है। अगर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को जो दिया जाता है, लगभग 24 फसलों के लिए ये दिया जाता है। तो होता क्या है कि चुनिंदा फसलों के लिए
जो किसानों के द्वारा इन्हीं फसलों को वरीयता दी जाती है, जिससे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वह नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसका भी ह्रास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन होने के कारण मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है, औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे डेजर्टिफिकेशन भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, किसानों में जो धारणीय कृषि से संबंधित जो जानकारियों का अभाव होने के कारण भी ये समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो धान, गेहूं अनुक्रम की जो गहन कृषि के कारण इन फसलों के साथ खरपतवार का सरलीकरण हो जाता है, खरपतवार इसके अंतर्गत लग जाता है। साथ ही जो अत्यधिक नाइट्रोजनी उर्वरक के उपयोग करने के कारण जो नम वातावरण के कारण धान एवं गेहूं की जो फसलें हैं उनमें रोग और कीटों के प्रति वे ज़्यादा सुवेद हो जाती हैं। इसके अलावा अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना, फसल चक्र को ना अपनाना, साथ ही साथ अत्यधिक सिंचाई करना व पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण उर्वरकों के प्रति जो फसल की प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसमें भी कमी देखने को मिली है। तो ये हमने बात की उपज में कमी के कारण के, गेहूं एवं चावल की उपज में क्यों कमी आ रही है इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो क्रॉप डाइवर्सिटी है, शस्य विविधता है, वह सस्यन तंत्र को कैसे मजबूत कर सकती है। जो शस्य विविधता है, मिट्टी जो उसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके उचित रखरखाव और संग्रहण क्षमता को में वृद्धि करने का काम करती है। इसके अलावा जो मिट्टी में जो पोषक तत्वों के बेहतर संतुलन में भी वह सहायक होती है। मिट्टी के क्षरण को रोकने में भी काफ़ी मददगार होती है। अगर हम बात करें क्रॉप डाइवर्सिटी की, तो ये जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसको बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ जो जल प्रदूषण घटाने, खरपतवार, कीटों एवं रोगों के नियंत्रण में वह काफ़ी सहायक होती है, जिससे जो मृदा की जो नाइट्रोजन क्षमता है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यह हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन खंड से, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, फिर भी इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की जो तैयारी है, भारत की जो तत्परता है, उसमें महत्वपूर्ण कमियां हैं। विभिन्न पहलुओं की चर्चा करें और इन कमियों के बारे में और उससे संबंधित उपाय के बारे में बताएं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें भूकंप की परिभाषा से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि जो भू प्राकृतिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव की, उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने वाली ऊर्जा से पृथ्वी की सतह के हिलने या कांपने को भूकंप कहा जाता है। साथ ही साथ जो भूकंप के जो प्राकृतिक कारकों में मुख्यतः कौन कौन से हैं, जैसे कि विवर्तनिक की प्रक्रिया यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, साथ ही साथ ज्वालामुखी क्रिया, समस्थानिक की जो समायोजन करता है, यूस्टैटिक जो किया जाता है, साथ ही साथ जो वितलीय कारक हैं वह इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत निभाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मानवीय कारकों की, तो मुख्यतः परमाणु विस्फोट, बांध का निर्माण करना, खनन केंद्रों का धंसना, ये भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप आने के कारण क्या हैं, हाल ही में अगर देखें तो नेपाल, भूटान आदि में जो काफ़ी भूकंपों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसको हम भारतीय प्लेट के रूप में भी जानते हैं, यह यूरेशियन प्लेट के टकराव से उत्पन्न हलचल एवं निर्मुक्त ऊर्जा के कारण ये इस तरीके के भूकंप आते हैं। क्योंकि जो भारतीय प्लेट है इसके अंतर्गत वह यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत ये छेपित हो रही है और इसके कारण से ये इसको धक्का देती है और इसके कारण से भूकंप की यहाँ पर गतिविधि देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में भूकंप के खतरे को देखते हुए 6 आधार स्तंभ बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत भूकंप प्रवण क्षेत्रों में आपात स्थिति के लिए क्षमता को निर्मित करना, साथ ही साथ जो नई भूकंप रोधी जो संरचनाएं हैं, जो नई जो संरचनाएं बन रही हैं उनको भूकंप रोधी बनाना, पुरानी जो संरचनाएं हैं उसमें भूकंपीय पुनः संयोजन एवं उसका सुदृढ़ीकरण करना, नियमन एवं प्रवर्तन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो प्रत्येक 5 वर्षों में मानकों का जो पुनर्निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता एवं उसकी तैयारी से संबंधित, जिससे कि भूकंप निवारण से संबंधित जो शिक्षा है उसका प्रसार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा इससे संबंधित क्षमता निर्माण का भी इसके अंतर्गत विकास किया जाना चाहिए। मॉक ड्रिल और जो प्रशिक्षण संबंधित जो सुविधाएं हैं उनके अंतर्गत क्षमताओं को विकसित किया जाना चाहिए। तो ये भारत में 6 आधार स्तंभ है भूकंप के खतरे से लड़ने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रक्रिया के बाद भी भारत में जो इस तरीके की 6 आधार स्तंभ आदि जो बनाए गए हैं, इसके बाद भी भारत में जो इसके न्यूनीकरण में काफ़ी कमियां देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें भारत में जो अधिकांश भवन निर्माण हैं वे भूकंप रोधी भवन निर्माण मानकों का पालन नहीं करते। साथ ही साथ जो भूकंप का सूचना तंत्र है उसका अभाव देखने को मिलता है। नीति निर्धारण की अगर हम बात करें, अगर भूकंप संबंधी कोई नीति निर्धारित करना है तो उसके केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा जो प्रबंधन समितियां हैं उनके बीच में समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भूकंप प्रभावित जो राज्य हैं उसमें भूकंप से बचाव के लिए कोई विशेष अनुक्रिया का पालन नहीं किया जाता। नागरिक समाज में भी जागरूकता का अभाव है। बचाव संबंधी जो मॉक ड्रिल्स होती हैं भूकंप संबंधी या उस तरीके के जो आयोजन है उनका संचालन लगातार नहीं होता। इसके अलावा जो भूकंप प्रवण क्षेत्र हैं वहां पर संभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है जिससे भूकंप की प्रवणता और बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो भूकंप से संभावित जो मामलों के लिए राज्य सरकारें पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर करती हैं, जिसके कारण से राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेने में अक्षम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली न्यूनीकरण से संबंधित जो कमियों के बारे में। अब हम देख लेते हैं क्या उपाय इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का कहा जाता है कि भूकंप लोगों को नहीं मारते बल्कि जो इसके कारण जो इमारतें ढहती हैं वह लोगों की जान लेती हैं। तो सबसे पहले कार्रवाई हमारी ये होनी चाहिए कि इन जो इमारत हैं उनको भूकंप रोधी बनाया जाए। अगर हम बात करें जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स है उसके द्वारा जो भूकंप रोधी बिल्डिंग कोड तैयार किए गए हैं उसको देश के स्तर पर अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इमारतों का सर्वे कराया जाना चाहिए। भूकंप की जो क्षमता के सैने के आधार पर उनको कैटेगराइज किया जाना चाहिए, उनको वर्गीकृत किया जाना चाहिए और समय समय पर उसकी ऑडिटिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य व जिला स्तर पर भूकंप के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया जाना चाहिए। आम जनता की क्षमता का निर्माण और समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन कार्यक्रम होते हैं उनको भी लगातार बढ़ाया जाना चाहिए जिला स्तर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट की, तो संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि आपदा के बाद भारत जितना खर्च करता है, जब आपदा आ जाती है देश के अंतर्गत तो उसके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसके लिए जो भारत जितना खर्च करता है अगर उतना खर्च वह अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या उसके प्रिवेंशन पर करे तो इससे बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ इसी तरीके से आप जुड़े रही है, इसी तरीके के सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी।